आधुनिक विश्व के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम इटली के एकीकरण का 5वां भाग पढ़ेंगे और इस भाग के अंतर्गत इटली की एकीकरण के तृतीय चरण का अध्ययन करेंगे। पीछे की विभिन्न स्लाइड्स में विभिन्न अध्यायों में हमने इटली के एकीकरण के बारे में विस्तार से समझा और ये समझा कि किस प्रकार से 1815 जब वियना व्यवस्था की स्थापना हुई तब से 1850 ईस्वी तक इटली के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, जिसमें कार्बोनेरी और यंग इटली उल्लेखनीय थी, इटली में एकीकरण करने के प्रयास किए गए, परंतु सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए और उसके बाद काउंट काबूर के नेतृत्व में इटली के एकीकरण के फिर से प्रयास प्रारंभ हुए और वो प्रयास सफल होते गए और इटली का जो एकीकरण हुआ उस एकीकरण को पीछे के 2 स्लाइड्स में हमने देखा। प्रथम चरण के अंतर्गत लोम्बार्डी का प्रदेश पिडमांट में मिला लिया गया। पिडमांट और सार्डिनिया दोनों एक ही राजा के अधीन में थे, इसलिए इसे सार्डिनिया पिडमांट का राज्य भी कहा जाता है। कई बार हम शॉर्ट में हम सार्डिनिया भी सुनते हैं, कई बार पिडमांट भी इसका नाम सुन लेते हैं। तो ये जो प्रदेश थे, ये प्रदेश एक ही राजा के अधिकार में थे और हमने ये भी जाना कि काबूर जब सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना तब के बाद उसने इटली के एकीकरण के बारे में जो अपना विचार रखा, एनालिसिस करने के उपरांत उस विचार के 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रथम तत्व ये था कि इटली का जो एकीकरण है वो एकीकरण केवल सार्डिनिया और पिडमांट के नेतृत्व में ही संभव है, क्योंकि आप देखेंगे संपूर्ण इटली में जो भी राज्य हैं वो बहुत छोटे छोटे राज्य हैं और इसमें सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो सार्डिनिया और पिडमांट का राज्य था। तो एक उसका विचार पक्का ये था कि जो एकीकरण है वो केवल और केवल सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में हो सकता है। दूसरा उसका विचार ये था कि जब तक ऑस्ट्रिया को हटाया नहीं जाएगा, ऑस्ट्रिया से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकेगी, तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि इटली का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया को हटाना जरूरी है और इसलिए ऑस्ट्रिया को हटाने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने सामर्थ्य पर उसे पराजित कर सके और इस कारण से उसे विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी। तो विदेशी सहायता प्राप्त करना उसके विचार का तीसरा बिंदु था। और पीछे हमने देखा कि प्रथम 2 चरणों के अंतर्गत उसने इस विचार के अंतर्गत कार्य किया और पहले चरण में लोम्बार्डी का प्रदेश सार्डिनिया पिडमांट में मिला लिया गया। दूसरे चरण में परमा, मोडेना और टस्कनी का प्रदेश भी सार्डिनिया पिडमांट के साथ मिला लिया गया और इस पर से एक विशाल साम्राज्य राज्य का निर्माण हुआ। जो दूसरा चरण पूरा किया गया था उसमें सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस में मिलाने का, ये फ्रांस का राज्य, वादा किया गया था। चूँकि नीस था वो गैरिबाल्डी का जन्म स्थान था, इसलिए गैरिबाल्डी ने इसका विरोध किया, परंतु काबूर ने उसे समझाने में सफलता प्राप्त की और इस प्रकार दूसरे चरण तक परमा, मोडेना, टस्कनी और लोम्बार्डी पिडमांट में मिला लिए गए। आज हम इससे आगे तृतीय चरण का अध्ययन करेंगे। इस चरण के अंतर्गत नेपल्स और सिसिली पर
सार्डिनिया का अधिकार हुआ। यह आप नेपल्स देख पा रहे हैं और ये सिसिली। चूँकि ये प्रदेश मिला लिया गया था, ये प्रदेश मिला लिया गया था, सार्डिनिया के ऊपर पहले से अधिकार, पिडमांट का अधिकार था, पिडमांट के ऊपर सार्डिनिया का। तो एक बड़ा राज्य खासकर उत्तरी इटली में केवल वेनेशिया बचा था और रोम बचा था, और दक्षिण के नेपल्स और सिसिली। तो तीसरे चरण के अंतर्गत नेपल्स और सिसिली, इन दो का एकीकरण किया गया। वस्तुतः इटली के एकीकरण के प्रथम 2 प्रयास काबूर के नेतृत्व में सफल हुए, और तीसरा प्रयास जो था यानी सिसिली और नेपल्स का एकीकरण, वह गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ। इटली के एकीकरण का तृतीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार के माध्यम से पूर्ण हुआ। सिसिली और नेपल्स पर फ्रांस के बूर्बो वंश का अधिकार था, और हमने पीछे के दोनों चरणों में देखा कि किस प्रकार से काबूर ने फ्रांस की सहायता से लोम्बार्डी को और फिर परमा और मोडेना को मिलाने में सफलता प्राप्त की। यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से के ऊपर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ये वाला हिस्सा है, इस पे आप फ्रांस का प्रभाव देख पाएंगे। रोम जो था, रोम ये पोप यहाँ रहता था, और इसलिए चूँकि यह रोमन कैथोलिकों का सर्वोच्च धार्मिक नेता था, इसलिए बाकी सभी जो देश थे वो रोम के ऊपर किसी प्रकार की आंच आना देना नहीं चाहते थे। तो एक ऐसी स्थिति थी इटली के सामने, और इसमें इटली ने कूटनीति से, बल से, हर प्रकार के साधनों का प्रयोग किया। और इस तृतीय चरण में बूर्बो वंश के अधिकार के नेपल्स और सिसिली के ऊपर अधिकार करने का प्रयास किया गया। गैरिबाल्डी ने वहाँ की जनता के सहयोग से सिसिली में विद्रोह करवा दिए। क्योंकि इनके ऊपर बूर्बो वंश का अधिकार था, बूर्बो फ्रांस का वंश था, इसलिए सार्डिनिया और पिडमांट यानी काबूर सीधा सीधा इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसलिए कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से गैरिबाल्डी के ऊपर काबूर का आशीर्वाद था, संरक्षण था, और गैरिबाल्डी ने वहाँ की जनता के सहयोग से सिसिली में विद्रोह करवा दिए। काबूर ने गुप्त रूप से इन विद्रोहों को सहायता दी, और इस प्रकार विद्रोहियों ने जून 1860 ईस्वी में सिसिली पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली। 19 अगस्त 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने नेपल्स पर भी आक्रमण कर दिया। जब नेपल्स के ऊपर आक्रमण किया, तब फ्रांस ने इंग्लैंड से इन आक्रमणों के विरुद्ध सहायता मांगी। परंतु इंग्लैंड के सम्राट ने फ्रांस के इस सहायता प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फ्रांस की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी उस समय कि वह अकेले दम पर वहाँ कुछ कर सके, नेपल्स की सहायता कर सके, और इस कारण वह कुछ नहीं कर सका। विशाल जनसमूह की सहायता से गैरिबाल्डी ने 1860 में नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया, और जब दोनों नेपल्स और सिसिली के ऊपर अधिकार हो गया, तब गैरिबाल्डी ने 7 नवंबर 1860 ईस्वी में सार्डिनिया के सम्राट विक्टर इमैनुएल को संयुक्त इटली का शासक घोषित कर दिया। और अपने बाहुबल से जीते गए दोनों प्रदेश नेपल्स और सिसिली विक्टर इमैनुएल को सौंप दिए, और सौंपने के बाद स्वयं अपने निजी द्वीप कैप्रा
चला गया और इस प्रकार इटली के एकीकरण का तृतीय चरण भी पूरा हुआ। इस चरण के अंतर्गत दक्षिण के दो प्रमुख राज्य नेपल्स और सिसिली भी सार्डिनिया में मिला लिए गए। गैरिबाल्डी का यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में था कि इन दोनों प्रदेशों के ऊपर फ्रांस के शासक वर्ष बुर्बो वंश से संबंधित राजा शासन कर रहे थे और इसलिए इनके विरुद्ध फ्रांस किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता था, जैसे कि उसने पहले के दो प्रयासों में काबूर की सहायता की थी। और इसीलिए काबूर ने गैरिबाल्डी के नेतृत्व में जो विद्रोह हुए उनको समर्थन दिया और गैरिबाल्डी ने देशभक्ति का, निस्वार्थता का एक अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत किया और खुद के बाहुबल से जीतते हुए दोनों प्रदेशों को निस्वार्थ भाव से विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और स्वयं अपने द्वीप में चला गया। तो ये देशभक्ति का एक बहुत उत्कृष्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं और इसी के साथ इटली के एकीकरण का तृतीय चरण पूरा हुआ। हम फिर से मैप के माध्यम से इन तीनों चरणों का रिकैप कर सकते हैं। सार्डिनिया, पीडमांट एक ही राज्य था। इनके नेतृत्व में एकीकरण प्रारंभ हुआ। प्रथम चरण में लोम्बार्डी को सार्डिनिया में मिलाया गया। दूसरे चरण में परमा, मोडेना और टस्कनी को सार्डिनिया में मिलाया गया और इस प्रकार लोम्बार्डी और ये सार्डिनिया को मिलाते हुए बड़े राज्य का निर्माण हुआ। तीसरे चरण के अंतर्गत जो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ, इस चरण का सफलता का श्रेय गैरिबाल्डी को प्राप्त है। उसमें नेपल्स और सिसिली दोनों को वहाँ के राजाओं को पराजित करके सार्डिनिया में मिला दिया गया। तो अब आप मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि तृतीय चरण की समाप्ति के बाद केवल वेनेशिया और रोम के प्रदेश ही ऐसे बच गए थे जो अभी तक इटली में मिलाए नहीं गए थे। ये दो ही कार्य करने शेष थे और इस प्रकार तृतीय चरण के द्वारा नेपल्स और सिसिली के विलय के द्वारा इटली के एकीकरण का तृतीय चरण पूर्ण हुआ। धन्यवाद।